हे गाइस चैनल के टावर गॉड ये सीजन 7 की इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे जो सेकंड इन कमांड था यानी कि लॉर्ड गार्डो उसने यामा को धोखा दे दिया। जब यहाँ पे सभी लोगों को बात पता लग गई यानी कि खासकर लॉर्ड कैंजन को कि डैंग डैंग उसका रियल बेटा नहीं है। और उसके बाद होने वाली बैटल का रिजल्ट भी आपने देखा ही था कि कैसे लॉर्ड कैंजन वापस से डिफीट कर दिया गया लॉर्ड गार्डो के थ्रू। वहीं पे बाकी तरफ से बाहर से कैनिन रैंकर्स भी यहाँ पर आ गए हैं जो कि हेल्प करने वाले लॉर्ड पॉल की और फक के एल्डर की हाई प्रीस्ट की, जिनके पूरा प्लान है यहाँ पे तख्ता पलट करने का केज के अंदर। जब यामा सो रहा था लेकिन सारे प्लान की खबर मिल चुकी है टीम कोन और टीम शिबुशु को। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में आगे बने रहे। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं उसी वॉरशिप को जिसके अंदर से निकल रहे थे कैनिन हाई रैंकर्स, जहाँ केज के अंदर बहुत सारे डॉग्स इनको देखकर इनको चीयर कर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि उनके रियल लीडर्स आ चुके हैं केज के अंदर वापस, जहाँ पे वो डिस्ट्रॉय कर देंगे इन सभी बास्टर्स को जिन्होंने केज को आज के टाइम पे कंट्रोल कर रखा है। इन लोगों के अंदर काफी गुस्सा था, जहाँ पे ये लोग इस चीज को कह भी रहे थे कि कैसे यहाँ पे जो लोग अभी रहते हैं वो सभी क्रूल बास्टर्स हैं जिन्होंने अपनी प्रजाति को मारा और धक्के मार के निकाल दिया इस जगह से, उनके अपने घर से। और यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस भी कराया जाता है उन 3 लीडर से जो कि पॉल के क्लैन से आते हैं, जहाँ पे हमें बताया जाता है एक का नाम था ग्रांडे, वेंटी और टॉल, जो कि थोड़ा सा आयरॉनिक तो था ही क्योंकि जिस बंदे का नाम टॉल है वही सबसे छोटा है। लेकिन अगर हम इस चीज को इग्नोर करते हैं तो उसके अलावा ये तीनों सही में काफी पावरफुल तो लग रहे थे। जहाँ पे हम देखते हैं टॉल को एक कहते हुए जिसने पहली बार केज को अपनी आंखों से देखा था, जब वो आसपास के एरियाज को देखकर सोचा था कि ये लोग जिन्हें पता भी नहीं है कि अब क्या होने वाला है, ये सही में काफी रिलैक्स हो रखे हैं अभी तो। वो इस वजह से जो शोर शराबा हो रहा था, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो कैनिन टूथ फेस्टिवल है उसकी बैटल स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन रियलिटी में तो ये सारी चीजें पॉल की क्लैन के लीडर्स कर रहे थे। वहीं भी हम देखते हैं इनके सामने पॉकेट बॉल को अपेयर होते हुए, जहाँ से आवाज आती है क्या तुम लोग पहुंच गए, जहाँ ये चीज पूछने वाला मास्टर पॉल था। और लॉर्ड पॉल को जो कंफर्मेशन मिल जाती है कि उसके आदमी यहाँ पर आ चुके हैं, इन्फिल्ट्रेट कर दिए हैं, तो इन्हें एक ऑर्डर देता है क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यामा अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ है और इसीलिए उन्हें कहता है कि चाहे कुछ हो जाए तुम्हें मेक श्योर करना है कि वो जागे नहीं अपनी नींद से, और इस टास्क को पूरा करने के लिए उन्हें चाहे जो भी करना पड़े उन्हें करना होगा। जहाँ हम देखते हैं लीडर्स को ये बात को स्वीकार करते हुए आगे उनके मास्टर ने ऑर्डर जो दिया था, वही पीछे से हम ग्रांडे को अब ये बात कहते हुए सुनते हैं कि आखिर उन्हें उस ह्यूमन किड स्पाई का क्या करना चाहिए जो कि केज पर इतने टाइम से जासूसी करके इन्हें कोऑर्डिनेशन दिलवाया है। जहाँ पे ये पर्सन कहता है तुम चैंग की बात कर रही हो क्या, जहाँ टॉल बताता है कि उसने चैंग के साथ ये डील की थी कि जब वो ये काम कर देगा उनके लिए तो उसे आजाद कर देगा हमेशा के लिए। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं क्योंकि इन्होंने चैंग को जाने दिया तो इस केस में ये खबर वो बाकी लोग तक भी पहुंचा सकता है, और इसलिए टॉल कहता है कि मैं उसे रियल आजादी दे दूंगा, यानी उसके जीवन से उसे मुक्ति दे दूंगा। जहाँ ग्रांडे भी इस बात से एग्री कर जाती है। वहीं भी हम देखते हैं कि लोग अभी भी उसके कोऑर्डिनेट को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे उसकी पॉकेट बॉल के थ्रू। इसी अगले पल हम देखते हैं जो ग्रांडे थी उसने चैंग के कोऑर्डिनेट्स को ट्रैक कर लिया था और वो अपनी पावर का यूज करके एक अटैक सीधे दूसरी लोकेशन से सीधे चैंग की तरफ कर देती है। जहाँ पे हम देखते हैं ब्लेड्स को और चैंग को बात करते हुए जो काफी हैप्पी तो लगी रहे थे, लेकिन वो ये भी डिस्कस करते हैं कि अब चूंकि वो फ्री हो चुके हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। जहाँ पे चैंग का कहना था क्योंकि अब उन्हें उन मैड डॉग्स को फॉलो नहीं करना पड़ेगा अपने मास्टर की तरह, तो टावर में वापस से क्लाइंब कर सकते हैं और एक लाइफ को आराम से जी सकते हैं। चैंग अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग लाइफ तो सिर्फ एक ही बार मिलती है, लेकिन वो अपनी सेंटेंस को पूरा भी कर पाता। हम देखते हैं कि वही अटैक उसे लग जाता है, जहाँ में उसके हाथ जहाँ कुछ दिखाई नहीं जाता, लेकिन ब्लिट्स की आवाजों से और शोर से हमें पता लग जाता है कि चैंग अब नहीं बचा शायद। वहीं दूसरी तरफ जो ग्रांडे थी यानी कि 3 में से एक लीडर, वो अपने सबसे बड़े लीडर यानी कि टॉल को कहती है कि काम हो गया, चैंग मारा जा चुका है। जहाँ टॉल भी कहता है या गुड वर्क। जहाँ इनका सबसे मेन फोकस था इनकी मेन असाइनमेंट पे, यानी कि इनकी बॉस ने जो ऑर्डर दिया था पूरे केज को टेक ओवर कर लेने का और यामा को सोते हुए प्रोटेक्ट करने का। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं जॉर्डन को जो कि लॉर्ड गार्डो या लॉर्ड कैंजन को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था बार बार,
लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि जो नेटवर्क था एकदम से डाउन हो गया था और वो किसी से भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। और ये सारी चीजें सिर्फ टेंशन बढ़ा रही थी जॉर्डन की, क्योंकि इस केस में एक बहुत ही बड़ी सी वॉरशिप केज के अंदर आ गई। ऊपर से एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ और लीडर्स तक वो पहुंच नहीं पा रहा, यानी कि उन्हें कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। और ये सब चीजें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चीजों को पॉइंट आउट कर रही हैं कि यहाँ पे कुछ मैसिव ट्रबल होने वाला है। जब बैम इस बात सुन के जॉर्डन से कहता है कि तुम्हें पैनिक करने की जरूरत नहीं है, तो मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारी हेल्प के लिए क्या कर सकता हूँ। जॉर्डन से कहता है अभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपने लीडर्स को कांटेक्ट कर पाए और उन्हें अवेयर कर पाए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। जहाँ वो ये भी बताता है कि कैसे जो केज के कड़े नियम है उसकी वजह से इस हायरार्की के अंदर वो अपने लीडर्स को डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकते, ये उन्हें अलाउड नहीं है। लेकिन इस केस में इंटरनल नेटवर्क पूरी तरह से डाउन हो गया है, तो अब उन्हें कांटेक्ट करने का उनके पास कोई रास्ता नहीं है। जब एम इस केस में इसका सॉल्यूशन बताते हुए कहता है तो क्यों ना मैं अपने कंपेनियंस की हेल्प लूं, यानी मेरे फ्रेंड्स व लीडर्स तक की बात पहुंचा दें। जॉर्डन का मानना था किसी कंपेनियन में तो वाला रेगुलर ही है, तो वो क्या कर पाएंगे इस केस में। बैम का कहना था तुम उन्हें अंडरस्टिमेट मत करो, वो मोर देन कैपेबल है, वो सारे के सारे, और मैं चीज को लेकर काफी श्योर हूँ। जहाँ जॉर्डन स्लेयर कैंडिडेट की इस बात को मानते कहता अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है, मैं विश्वास करता हूँ तुम पे। जहाँ हम देखते बैम को सिविशो से कांटेक्ट करते हुए, जहाँ बैम सिविशो से कहता है कि यहाँ पे कोई तुमसे एक फेवर चाहता है। तो सिविशो को तो कुछ पता नहीं था, लेकिन जॉर्डन अपनी बात को कंटिन्यू करता है सिर्फ पॉकेट बॉल से और कहता है कि मैं लॉर्ड यामा के टॉप लीडर्स में से एक हूँ, और वो अपना नाम बताता है, कैश का नाम जॉर्डन है, और अपनी इशू को भी समझाता है कि उनका इंटरनल नेटवर्क जो है वो डाउन हो चुका है इस केस के अंदर, और किसी को उनके लीडर्स को जाके सिचुएशन के बारे में अवेयर कराना होगा, लेकिन उसके लिए उन्हें वहाँ पे पर्सनली जाना पड़ेगा, जो चीज इन लोगों को अलाउड नहीं है। और इसलिए जॉर्डन ये फेवर चाहता है कि सिविशो वॉरशिप के अंदर जाए और लोकेशन जो जॉर्डन से भेजेगा उसके थ्रू उन्हें जाकर इन्फॉर्म कर सके टाइम पर। जब सिविशो पहले तो काफी फ्रस्ट्रेट हो गया था, यानी कि एक रैंकर से कांटेक्ट करके हेल्प मांग रहा है, बाद में कहता है ठीक है मैं ऐसा जरूर करूंगा। ये बात थी कून की, जहाँ कून कहता मैंने सारी बातें सुन ली जो चीज तुमने सिविशो से कही थी, लेकिन यहाँ पे सिविशो का कहना था, और ऐसा कहे जॉर्डन ये बात कहता है अलग से कि जो चीज कून कर रहा है उसे वही करना चाहिए, यानी कि पॉल को फॉलो करते रहना चाहिए। और ये भी बताता है कि कैसे वहाँ जो एलिवेटर है उसके पास एक और लीडर उन्हें मिल सकता है, ठीक केज के सेंटर के पास ही। और इस केस में जॉर्डन चाहता था कि क्यून उस लीडर को इस सारी चीजें बता दे इससे पहले कि पॉल वहाँ पर पहुंचे। कून का जवाब कुछ ऐसा था कि वो श्योर नहीं है कि वो एक हाई रैंकर से ज्यादा जल्दी पहुंच सकता है उस लोकेशन पे, लेकिन वो अपना ट्राई तो करेगा बिल्कुल बेस्ट तरीके से। जहाँ पे बैन बात सुन के उसे थैंक्स करता है। वहीं अब जॉर्डन और बाम अपने अलग मिशन पे निकलते हैं, यानी कि लॉर्ड यामा को बताने के लिए। हमें कुछ मिनट पहले की इवेंट्स को भी दिखाया जाता है, जहाँ पे हम क्राका और मड्रैको के ग्रुप को भी देखते हैं। जब क्राका का एक सर्वेंट यहाँ पे लॉर्ड क्राका से पूछता है कि आप सही में स्लेयर कैंडिडेट की हेल्प नहीं करने वाले क्या। जहाँ क्राका कहता है ऑफ कोर्स नॉट, भला जो रायता उसने फैलाया है उसे समेट नहीं, मैं उसकी हेल्प क्यों करूँ, वैसे भी ये शर्त उसने अपने मन से लगाई थी, ना कि मुझसे कंसल्ट करके, तो इस केस में मैं उसे कोई हेल्प नहीं करने वाला। मड्रैको जो कि शांति से सारी बातें सुन रहा था, वो मन ही मन काफी खुश भी हो रहा था इस टाइम पे, क्योंकि उसके लिए तो काफी विन विन सिचुएशन थी। क्योंकि जो प्लान उसने एल्डर्स यानी कि जो फक के एल्डर है जो यहाँ पे कंस्पिरेसी कर रहे हैं उनके साथ मिला हुआ था, और अगर क्राका यहाँ पे वियोल की हेल्प करता तो इस केस में उसके प्लान खराब हो सकते थे। लेकिन यहाँ तो ये दोनों आपस में लड़ने के लिए रेडी हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एल्डर ने यहाँ पे मड्रैको को ये भी कहा था कि जैसे ही यामा का बड़ा भाई जाग जाएगा, इस डैम यामा को और क्राका को दोनों को फिनिश कर दिया जाएगा उनके थ्रू, और मड्रैको को भी फाइनली चांस मिलेगा उस सोल स्टील लाडल को पाने का जो कि क्राका ने अपने पास रख रखा है, और वो भी अपनी उस चीज को एम्बिशन को पूरा कर पाएगा उस पर्सन को रिवाइव करके। या वो किसको रिवाइव करना चाहता है ये चीज तो क्लियर नहीं की गई, लेकिन हम देखते हैं क्राका उसके सर्वेंट को और बातचीत करते हुए, जहाँ पे उसका सर्वेंट कहता है कि स्लेयर कैंडिडेट जो चीजें कर रहा है उसमें भी उसके एक्शन के बीच में एक रीजन तो है, क्योंकि उसकी अपनी खुद की लॉजिकल रीजनिंग भी यही कहती है कि लॉर्ड यामा इतनी इजीली जहाद के खिलाफ जो वॉर होगी उसमें क्राका की हेल्प भला क्यों करेंगे, क्योंकि क्राका से एक रेगुलर को लेकर आए यहाँ पर। और इस सर्वेंट तो यहाँ तक भी कहता है कि मुझे तो लगता है कि स्लेयर कैंडिडेट पे आपको ज्यादा विश्वास है ना कि स्लेयर यामा पे, जहाँ पे क्राका का जवाब देता है काफी कोल्ड तरीके से कि मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं है, और अगर सच बताऊं तो मुझे किसी एलाई की भी जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है तो सिर्फ ट्रूप्स की या ऐसा कई सैनिकों की जो मेरे लिए मेरे युद्ध को लड़ेंगे। तभी यहाँ पे एक ऑब्जर्वर में से बैम की आवाज आती है, जहाँ क्राका चौंक जाता है। वहीं से यहाँ पे बैम और कून और बाकी लोगों की बातचीत की आवाज भी आ रही थी। यहाँ पे बैम कह रहा था इस मोमेंट पे कि कैसे उसकी तरफ थोड़ी सी फाइट हुई थी लेकिन वो ठीक है। वहीं पे हम देखते हैं क्राका के सर्वेंट को बोलते हुए कि इस ऑब्जर्वर में से
से भला बैम की आवाज कैसे आ रही है, क्योंकि तो सुनने में स्लेयर कैंडिडेट जैसी आवाज है, क्या ये वायर टैपिंग है। यहाँ क्राका बताता है कि ये एक तरीके की बेसिक हैकिंग है जो किसने इंस्टॉल कर दी थी वियोल के पॉकेट में, जो वहाँ पर नहीं था। ग्राहक की सर्वेंट कहती है इसका मतलब आप सही में उसको लेके चिंतित तो थे ही, लेकिन ग्राहक कहता है ऐसे कुछ नहीं बात है, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि मैं एक स्काउट हूँ, ये मेरी हैबिट है, यानी कि जासूसी करना। ग्राहक का ये सारी बातें सुन रहा था जो कि बैम को ना शिविशु के बीच में हो रही थी। यहाँ पे ग्राहक को भी सारी बातें पता लग गई जो कि बैम के बीच में हुई थी, यानी कैसे कोई पॉल नाम का बंदा यहाँ पर आ गया जो अपने आप को यामा का छोटा भाई बता रहा है, और जो फैंग अब उसके पास है, और डैंग डिंग भी। ड्रैक को तो चिंता में पड़ गया था, क्योंकि वायर डैप के वाले सिचुएशन को तो उसने प्लान के अंदर इंक्लूड ही नहीं किया था। वहीं पे सारी बातें धीरे धीरे करके खुल रही थी क्राका के सामने कि कैसे कौन उन्हें नहीं रोक पाया, क्योंकि वह चीज कभी सडन नहीं हुई थी, और वो उस एरिया में जा रहा है जहाँ पे लॉर्ड पॉल गए हैं। क्राका इन बातों समझने की कोशिश कर रहा था, प्रोसेस कर रहा था कि भला किस बारे में बात कर रहे हैं, और यामा का ब्रदर यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी यहाँ पे शिविशु ये बात उन्हें बता देता है कि कैसे इस जगह पे तख्ता पलट होने वाला है, और इस उनके तो क्राका उसके सर्वेंट की दोनों की आंखें खुली रह जाती है। और शिविशु को इन्फॉर्मेशन जहाँ से मिली थी उसके बारे में भी उन्हें बताया था है, जहाँ क्राका भी इस बातों को सुन रहा था। और वो लोग यहीं तो नहीं रुके थे, अगर आपको याद हो तो उन्होंने ये भी बता दिया था कि कैसे मैड्राको भी उनके प्लान के अंदर इन्वॉल्व है और उसे भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और जब ये बात अब क्राका को पता लग गई है तो मैड्राको भी हकबका जाता है, तो खुद को बचाने के लिए इस ऑब्जर्वर को ही ब्लेम करने लगता है, कह के कि हो सकता है इसके साथ कुछ गलती हो। और यहाँ पे कुछ अजीब सी बातें सामने आ रही किसी वजह से, टेक्निकल ग्लिच की वजह से, जहाँ क्राका ध्यान था इस चीज के ऊपर कि कैसे केज के अंदर एक तख्ता पलट होने वाला है और उसके अंदर मैड्राको भी शामिल है। और क्राका कोई कच्चे गोलियां खेलने वाला बंदा नहीं था, उसे पता था कि अगर ये चीज आ रही है बैम और उसकी टीम की तरफ से तो ये चीज झूठ तो नहीं हो सकती, और इसलिए मैड्राको से काफी सीरियस होकर पूछता है कि इन सबका क्या मतलब है। तो मैड्राको को पता था कि उसका प्लान का पर्दाफाश हो चुका है क्राका के सामने। वहीं क्राका अपने टेंटिकल्स निकाल लेता है कहते हुए कि या तो तुम मुझे अभी आंसर करोगे या फिर मैं तुम्हें यहीं पे मौत की घाट उतार दूंगा, ठीक उसी जगह पे जहाँ तुम खड़े हो। जब मैड्राको को भी पता था कि वो एक स्लेयर से तो नहीं जी सकता, इसलिए फाइनली अब यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू कर देता है अपने मुंह से, और कहता है कि उसे कोई डिटेल्स नहीं पता, वो तो सिर्फ फॉलो कर रहा था ऑर्डर्स को। क्राका पूछता है किसके ऑर्डर्स, और इसी सेम मोमेंट पे उसने भी वॉरशिप देखी थी, यानी कि जो थोड़ी देर पहले बाकी लोगों ने देखा था उसी पहले मोमेंट पे क्राका भी वॉरशिप को नोटिस कर लेता है केज के अंदर आते हुए। जो मैड्राको से इस शिप के बारे में पूछता है और वो मिशन निकालने की कोशिश करता है, जहाँ मैड्राको को समझ में नहीं आता कि बोला ये लोग इतनी जल्दी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और ऊपर से अब तो इतनी ज्यादा खराब सिचुएशन में भी है। और वही एक पल पहले वो सोच रहा था कि सारा प्लान स्मूथली जा रहा है, वही भी अब सब चीजें टूट के बिखर चुकी है, यानी कि अब लाडल तो सही से वो नहीं चुरा पाएगा। और इसलिए वो यहाँ पे हम उसे देखते हैं टैक्टिकल रिट्रीट करते हुए, यानी कि यहाँ से दुम दबा के भागते हुए, जहाँ पे अजीब तरह की गैस छोड़ देता है, लेकिन क्राका उसे पकड़ने की कोशिश तो करता है लेकिन उसे रोक नहीं पाता। क्राका की सर्वेंट कहती है कि लॉर्ड क्राका, मैं मैड्राको के पीछे जा रही हूँ, आप लॉर्ड यामा की तरफ जाओ और उनसे मिलकर आओ। क्राका कहना था क्या तुम उसके अगेंस्ट ठीक रहोगी, जहाँ मुझे सर्वेंट कहती है ऑफ कोर्स। जाते हुए अपने लॉर्ड को ये भी कहती है कि कोई ऐसा बंदा जो कहता है कि उसे एलाइज की जरूरत नहीं है, उसे इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए बाकी लोगों की। क्राका अपने सर्वेंट को केयरफुल रहने के लिए कहता है जाते हुए। वहीं पे हम देखते हैं उस अजीब सी लाइट को आते हुए, जहाँ पे लॉर्ड पॉल ने एकदम बवंडर मचा रखा था। अपने अटैक से वो एक साथ इतने सारे कैनिन लोगों को मार रहा था, जहाँ पे हम इन लोगों को किसी भेड़ बकरी की तरह कटते हुए देखते हैं, क्योंकि जो पॉल की पावर थी वो इतनी ज्यादा ओपी थी इन लोगों के सामने कि ये लोग मरने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते थे। जब पॉल का तो ध्यान भी नहीं गया था इन बेचारे कैनिन लोगों के ऊपर। वही हम देखते थोड़ी देर बाद वो सेंटर पे पहुंच चुका था, यानी कि केज की उस जगह पर जहाँ पे उसे जगाना है अपने बड़े भाई को। हमें ये पता लगता है कि इसी जगह में वो एलिवेटर है जो कि लीड करता है सीधे उस सीक्रेट अंडरग्राउंड चैम्बर को। वहीं पॉल आगे बढ़ता है, हम देखते हैं यहाँ पे गार्डों को खड़े हुए, जहाँ पे पॉल से देखते कहता है मुझे पता तो तुम यहाँ पर जरूर आओगे। वहीं गार्डो इस पर्सन को आते हुए देखकर पूछता है क्या तुम ही पॉल हो, जिसे पॉल कहता है दैट्स राइट, लेकिन ये कैनिन पर्सन कौन है। जहाँ हम देखते साइड में एक काफी मसल वाले बंदे को गिरे हुए, जहाँ पे गार्डो बताता है कि वन ऑफ द लीडर्स है जिसका काम था इस जगह को गार्ड करके सुरक्षित रखना। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये 4th प्लेस का लीडर है, यानी कि इस पूरी केज के अंदर इसकी रैंक 4th है पावर के नाम पे। गार्डो ने इसे काफी जल्दी निपटा दिया था जब इसका ध्यान नहीं था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि गार्डो भी एक एनिमी बन चुका है। और यहाँ पे गार्डो उसकी स्ट्रेंथ को लेके भी उसकी तारीफ करता है। जहाँ पॉल गार्डो की इस बात को सुन के वहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ को एडमायर करते कहता है तुम उतनी टैलेंटेड हो जितना कि मैंने सुना था, और एक्चुअल में तो मैं काफी रिलीव्ड हूँ कि एल्डर ने जब मुझे बताया कि तुम एक ट्रेटर हो।
क्योंकि पॉल को आज तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिलती केज के बारे में उसके अकॉर्डिंग उसे हमेशा से लगता था कि उसके पूरे प्लान में जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होगा या परेशानी होगी वो गार्डो ही होने वाला है। और वो तो इमेजिन भी नहीं कर सकता था जब तक कि एल्डर ने उसे नहीं बताया था कि कैसे गार्डो इनकी तरफ आ जाएगा यामा को बिट्रे करके। और यहाँ पे फाइनली अब यहाँ पे लॉर्ड पॉल गार्डो को अपनी टीम के अंदर वेलकम करता है। फिर हमें केज के दूसरे एरिया को दिखाया जाता है जो कि यामा का रूम था और वहाँ पे टॉप फ्लोर पे हम बैम को और साथ में जॉर्डन को जाते देखते हैं जो कि कहते हैं हम जस्ट पहुंचने वाले हैं, हमें और जल्दी करनी चाहिए। वही बैम यहाँ पे जॉर्डन से पूछता है कि अगर लॉर्ड यामा का रूम है तो यहाँ पे कोई है क्यों नहीं, यहाँ पे इतनी शांति क्यों है, क्या ऐसा हमेशा रहता है। जॉर्डन भागते उसे इन्फॉर्म करता है कि कैसे ये लॉर्ड यामा को पसंद नहीं है कि कोई उसके आसपास उसकी नींद को खराब कर निकल रहे और इसीलिए उसी के ऑर्डर की वजह से लंबे समय से लॉर्ड गार्डो यहाँ पे अकेले रहते हैं जो कि उसे गार्ड करते हैं। अब बैम के दिमाग में काफी लॉजिकल क्वेश्चन आता है इस बात सुन के कि आखिर फिर लॉर्ड गार्डो कहाँ है, यानी कि सेकंड इन कमांड। जॉर्डन से बताता है कि सही में कुछ गड़बड़ हुआ होगा यहाँ पर क्योंकि उसे रीच नहीं कर पा रहा और ना ही उसे कांटेक्ट कर पा रहा है क्योंकि थोड़ी देर पहले यहीं पे एक्सप्लोजन भी हुआ था जहाँ पे रेफर कर रहा था कैंजॉन और लॉर्ड गार्डो की फाइट को जिसके बारे में उसे अभी तक नहीं पता। जब बैम को ये बात सुनने के बाद लगता है कि अगर ऐसा है तो इस केस में तो लॉर्ड यामा भी खतरे में हो सकते हैं, लेकिन जॉर्डन का मानना था कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अगर लॉर्ड यामा के आसपास खतरा होता है उनके जीवन को लेकर तो उसे वो सोते हुए भी सेंस कर लेते हैं और उसकी जो इंस्टिंक्ट होती है वो किक करते एकदम से और वो अटैक कर देता है किसी भी एनिमी को जो कि उसको नजर आता है उठने के साथ ही। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि वो बंदा ज्यादा डेंजर में है जो कि लॉर्ड यामा को उठाएगा और यहाँ तक कि पूरी केज के अंदर सिर्फ कुछ ही ऐसे गिने चुने लोग हैं जो कि उसे उठा भी सकते हैं उसकी नींद से। जॉर्डन बैम को ये बताता है कि कैसे पास्ट में अभी कुछ समय पहले ही किसी ने गलती से एक सर्वेंट ने यामा को जगा दिया था जिसके वजह से उसके आधे से ज्यादा सर्वेंट मारे गए थे और इस बिल्डिंग की काफी बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ था उसके सिर्फ नींद से जागने की वजह से। लॉर्ड गार्डो भी काफी मुश्किल से जिंदा बच पाए थे उस इंसिडेंट से, लेकिन वो भी काफी बैडली इंजर्ड हुए थे और तब से यहाँ पे उनके अलावा कोई भी गार्ड नहीं रहता। किसी को जरूरत भी नहीं है उसे गार्ड करने की जब वो सो रहे हों। यामा के सोने को लेकर इतने सारे और वाली बातें हो रही थी, वहीं पे जॉर्डन की आंखें एकदम से खुली खुली रह जाती है और वो काफी डर जाता है जब वो देखता है बटलर को ऐसे मरते हुए। जब उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि पॉल का एक लीडर था। जॉर्डन से ऐसे मरते देखकर इस अटैक के होते हुए उस बंदे भी चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, और इसी के साथ ही उस पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते इस लीडर को जो कि उसे काफी आराम से डॉज कर जाता है। जॉर्डन बटलर के ऊपर चेक करने की कोशिश करता है क्या वो ठीक है या नहीं, अभी भी जिंदा है, लेकिन हम देखते हैं बटलर को बताते हुए कि वो यामा को जगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब ये काम जॉर्डन को करना होगा। और जॉर्डन को ये बात बता के हम देखते बटलर अपनी जान दे देता है। तो जहाँ पे जॉर्डन का तो दिमाग ही खराब हो गया था कि आगे लॉर्ड गार्डो वाला उन्हें कैसे धोखा दे सकते हैं। तो जॉर्डन को समझ में आ रहा था कि उसने जितना सिचुएशन को एसेस किया था स्टार्टिंग में, चीजें उनसे तो बहुत ही ज्यादा बदतर हो चुकी हैं और इसलिए वो बैम को कहता है कि स्लेयर कैंडिडेट मैं इससे डील कर लूंगा, लेकिन तुम्हें जाके लॉर्ड यामा को जगाना होगा क्योंकि अगर लॉर्ड गार्डो ने सही में हम लोग को बिट्रे किया है तो इस केस में सिर्फ लॉर्ड यामा इकलौते ऐसे पर्सन इस पूरे केज में जो कि हमारी हेल्प कर सकते हैं उसे रोकने में, और इसलिए उनको उठाना बहुत जरूरी है। और जॉर्डन की अंदर से आवाज भी आ रही है कि कैसे बैम वो पर्सन है जो कि यामा को उठाने के लायक है इस जगह पर। जहाँ सामने ही सारी बातें सुनने वाला टॉल यानी कि जो एक लीडर था लॉर्ड पॉल का, वो कहता है कि मेयर रेगुलर भला यामा को कैसे जगाएगा, ये काम तो हाई रैंकर्स भी नहीं कर पाते। और एक कहने के साथ ही उनसे देखते हैं पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए। टॉल ने कह रहा था कि ना ही ये उसे उठाने में एक तो फेल हो जाएगा, ऊपर से ये मारा भी जाएगा अगर ये उन्हें गलती से उठा देता है। और इस तरह की चीजें पर्पज करने का एक ही मतलब है कि यहाँ के जितने रैंकर्स हैं वो लोग सही में आउट ऑफ माइंड हो चुके हैं, यानी कि उनका दिमाग खराब हो गया, क्या कर रहे हैं पता नहीं है। वही टॉल का जो ट्रांसफॉर्मेशन था हम उसे देखते तो काफी ब्यूटीफुल तो था ही। इसका नाम था ब्राइट ब्लू सॉर्ड ऑफ जस्टिस। जॉर्डन जब ये बात सुनता है कि अदना सा रेगुलर इसे कह रहा है यानी कि स्लेयर कैंडिडेट को, तो कहता है मुझे ये तो नहीं पता कि तुम कहाँ से आए हो, लेकिन तुमने रॉन्ग गाय से पंगे ले लिए हैं यू बास्टर्ड। और जॉर्डन यहाँ पे काफी कॉन्फिडेंस के साथ बैम को बैकअप करते हुए कहता है कि ये कोई ऐसा ही पुराना सा या कमजोर सा रेगुलर नहीं है बल्कि एक स्लेयर कैंडिडेट है। जहाँ टॉल वो काउंटर अटैक करता है और कहता है कि जाओ स्लेयर कैंडिडेट जल्दी से लॉर्ड यामा को जगा दो। टॉल उस अटैक से तो बच ही जाता है जो अभी किया था जॉर्डन ने, वहीं पे वो कहता है तुम्हें सही में लगता है मैं इसे जाने दूंगा। और इसी के साथ अपने ब्लू सोर्ड का अटैक वो सीधे बैम के ऊपर करता है, लेकिन बैम उसे काफी इजिली ब्लॉक कर देता है और उसके साइड से निकल जाता है सुपर स्पीड से। डॉल को समझ
समझने में भी टाइम लगता है कि एक्चुअल में भी हुआ क्या। जहाँ से अब समझ में आ रहा था कि जो अटैक उसने किया था उसको बैम ने बैंड कर दिया था पूरे शिनशो का यूज करके, और अब ये लीडर से बैम को जाते हुए देख ही रहा था, उसे रोकने में भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि बंदा अपने मन में सोच रहा था क्या अभी अभी सही में इस छोटे से बच्चे ने मुझे अंदर से डरा दिया। आके उसकी आंखों में लुक कैसा था, जहाँ पे वो कैसे याद करता है कि बैम जो उसके क्लोज से निकला था तो जिस तरीके से उससे एक आई कांटेक्ट बना रखा था वो इतनी खतरनाक तरीके की चीज थी क्योंकि उसके अंदर एक अलग ही तरीके का कामनेस था, एक ऐसा शांति का भाव जो कि एक पावरफुल अपोनेंट के सामने किसी के अंदर नहीं होता। जबकि स्लेयर कैंडिडेट को ये चीज पक्का पता होगी कि उसके सामने जो अपोनेंट है वो एक रैंकर है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता और उसने इतने आराम से उसके अटैक को भी डॉज कर लिया। छोटे से फेस ऑफ से ही उसे पता लग गया था कि सही में जो स्लेयर कैंडिडेट होते हैं वो अलग ही ब्रीड के होते हैं, और अब तो उसके मन के अंदर भी आशंका जाग गई थी कि कहीं ऐसा नहीं कि सही में यामा को जगा दे। जहाँ ये बंदा बैम के इस मोमेंट से पूरी तरह से जोन आउट हो गया था कि क्या चल रहा है आसपास। हम देखते पॉल को इसे काफी पास से अटैक करते हुए कहते हुए कि ऐसे खड़े मत रहो, तुम्हारे सामने एक योद्धा खड़ा है लड़ने के लिए। जहाँ हम देखते हैं इस लीडर को उस अटैक को तो डॉज करते हुए ही, लेकिन वो वापस से फाइट के लिए रेडी हो गया था। जॉर्डन को पता था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। चाहे स्माइल साहब कहता है कि मैं शर्त ला सकता हूँ तुम अपने जीवन में कभी ऐसा रेगुलर नहीं देखा होगा आज से पहले, कहीं तुम डर तो नहीं गए कि वो लॉर्ड यामा को जगा देगा। जहाँ पे टॉल कहता है स्केर्ड, कैसी रिडिकुलस बात कर रहे हो, अगर वो लिटिल ब्रैड किसी तरह से जगा भी देता है यामा को सोते वक्त तो उसका जो हेड है वो उड़ते हुए दूर जाके गिरेगा क्योंकि उसे टच करना भी इतना ही खतरनाक होता है सोते वक्त। वही दूसरी तरफ लॉर्ड पॉल के सामने गार्डो था, जहाँ उसने इन लोगों से हाथ मिला लिया था। हम देखते डैंग डैंग को हथकड़ियों वहाँ पर आते हुए, जो कि अपने फादर को वहाँ देखकर उन्हें आवाज लगाता है, और हम देखते पीछे से माइकल और बाकी के लोग को भी आते हुए, जहाँ पे गार्डो भी उसे नोटिस कर लेता कहता है तुम वापस आ गए। जहाँ डैंग ने उसे वापस से फादर कह के उससे प्लीज करके रिक्वेस्ट करा था उसे बचाने के लिए। वहीं पे गार्डो कहता है कि मुझे आज के बाद अपना बाप मत बोलना, मैं अब बहुत ज्यादा प्रिटेंड नहीं कर सकता और मैं थक चुका हूँ इस एक्टिंग से। गार्डो एकदम सीधे तरीके से ही बोल देता है मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, और तुम्हें ये बात पता थी जब तुम भागे थे, तुम तो सिर्फ एक हार्ट हो, तुमने अपनी नियति को ठुकरा दिया और तुम भाग गए सिर्फ फ्रीडम को लेके, लेकिन देखो तुम्हारा प्रारब्ध वापस से वहीं ले आया जहाँ पे तुम्हारी जरूरत थी और तुम्हारी नियति थी, यानी कि यहाँ पर वापस मरने के लिए। और वैसे भी कुछ बदलने वाला नहीं था अगर तुम पूरे टाइम ही जॉन के साथ भी रहते, क्योंकि कोई भी अपने फेट को नहीं बदल सकता। पॉल का कहना था कि चलो चलो बहुत हुआ, ये फैमिली रियूनियन फिर कभी करेंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि यामा किसी भी टाइम जाग सकता है, तो हमें जल्दी से अपने काम को करना चाहिए। पॉल ये भी कहता है कि हम सभी लोग एक साथ नहीं जा सकते नीचे क्योंकि हो सकता है इस जगह लॉकडाउन में चले जाए, तो इसलिए किसी को बाहर रहकर गार्ड भी करना हो इस जगह को। जहाँ गार्ड कहता है तुम इस चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए मैंने अपने एक आदमी को पहले ही भेज दिया है। हम देखते हैं 3 लीडर में से एक लीडर को यहाँ पर आते हुए, जो कि अपने मास्टर के सामने झुका हुआ था, और लॉर्ड पॉल उसे देखते कहते हैं कि वेंटी तुम आ गए, और यहाँ पे पॉल से ऑर्डर देता है कि तुम्हें इस जगह को गार्ड करना होगा जब हम अंदर जाएंगे। अब माइकल पूछता है कि अगर ये लोग जा रहे हैं तो हम लोग का क्या। एप्पल और माइकल ये डिस्कस करते हैं कैसे जो फैंग है इनके लिए सही में काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो चाहता था कि एप्पल बाहर ही रुक जाए फैंग के साथ और माइकल इन लोग के साथ अंदर जाएगा, और अगर अंदर कुछ गड़बड़ हुआ तो इस केस में इनके पास एक लेवरेज रहेगा, यानी कि फैंग तो ये उस टफ सिचुएशन में बार्गेनिंग चिप की तरह से यूज कर सकते हैं। जहाँ पे इनका ये डिसाइड करने का हम देखते हैं कुछ को बाहर रुकते हुए और बाकी लोगों को जाते हुए, जहाँ पे डैंग काफी उदास लग रहा था, लेकिन जाना तो उसे भी था साथ में। हमें सेंट्रल गेट की 20 लेवल को दिखाया जाता है, जो कि काफी तगड़ी बिल्डिंग थी, जहाँ पे काफी सारे लॉक्स थे, जहाँ गार्ड और ये लोग नीचे जाते हैं। वही पॉल यामा को अभी भी गाली दे रहा था, कह रहा था वो यामा हमेशा हर बार हमें पासवर्ड डलवाने के लिए बाधित कर देता है जितनी बार हम यहाँ नीचे आते हैं, लेकिन अच्छा इस बार हमारे साथ गार्डो है। तभी सभी लोग शॉक हुए थे, खासकर डैंग डैंग, जहाँ पे कोई कह रहा था ब्रदर, और यहाँ पे हमें रिवील होता है कि यामा का जो बड़ा भाई था, यानी कि इन तीनों यामा ब्रदर्स में जो सबसे बड़ा है हम उसे देख पाते हैं। यहाँ पे पॉल बताता है कि इतने सालों से अपने बड़े भाई को यामा ने इस जगह पे कैद करके रखा था, और यहाँ में इंट्रोडक्शन मिलता है यामा के बड़े भाई यानी कि हाई रैंकर बे लॉर्ड यामा के बारे में। यहाँ में इंट्रोडक्शन मिलता है हाई रैंकर बे लॉर्ड डूम के बारे में। डैंग डैंग भी उसके ऑरा को देखकर सोच रहा था क्या ये सही में लॉर्ड यामा के बड़े भाई हैं। गार्डो अब डैंग डैंग को कहता है तुमने कुछ फील किया, जो दिल तुम्हारे सीने में धड़क रहा है वो इसी का है, और आज ही हार्ट उसे वापस दे दिया जाएगा।
जहाँ डैंग इन बातों ध्यान सुन रहा था, गार्डो कहता है तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुम अपनी औकात से बढ़कर एक बड़ी चीज के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने जा रहे हो। डैंग को पता था कि आज वो मरने वाला है, लेकिन वो मरना नहीं चाहता था सही में। वही जाके बाहर हम देखते 3 लोगों खड़े हुए, जहाँ पे एक तो था पॉल का लीडर और उसके बाद बाकी एप्पल और उसकी एक साथी। वही कून भी जाके पास पहुंच गया था, जहाँ पे वो बॉडी देखता है उस लीडर की, यानी कि यामा की रैंकर की, जिसको कि गार्डो ने हराया था, जो इस जगह का ओरिजिनल गार्ड था। दूसरी तरफ यामा की तरफ भी बैम पहुंच गया था उसके रूम के ठीक बाहर, जहाँ पे बहुत तेज खराटों की आवाज आ रही थी, जिसे बैम भी सुन पा रहा था रूम के बाहर तक से। और इससे बैम को अंदाजा लग गया था कि यही लॉर्ड यामा का चैम्बर होगा। बैम को काफी डेंजरस फीलिंग आ रही थी उस रूम से, लेकिन उसे पता था उसका टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। जो इन बड़े से गेट को अपने छोटे हाथों से खोलते हुए हम उसे अंदर जाते हुए देखते हैं, और एक बड़े से विशाल से बेड पे यामा घोड़े बीच की चैन की नींद सो रहा था। अब बैम उसे सोते हुए देखकर कहता है कि देखो इसे कैसे किसी बच्चे की तरह या ऐसा बेबी की तरह सो रहा है, जबकि पूरे केज में हड़कंप मचा हुआ चारों तरफ। वही हम देखते हैं 20 मिनट पहले के इवेंट्स को, जहाँ पे जॉर्डन और बैम उस समय यामा को उठाने के लिए आ रहे थे सरफ, जहाँ पे जॉर्डन बताता है कि ज्यादातर कैनिन पीपल की तरह लॉर्ड यामा सही में डीप स्लीपर है, यानी कि नॉर्मली जो डॉग होते हैं उनकी नींद काफी हल्की होती है, लेकिन यामा उससे उल्टा है। वो ऐसा सोता है जैसे कि मानो हाइब्रिनेट कर रहा हो। जब खुद यामा के अकॉर्डिंग ही उसे पैक में रहने की यानी कि झुंड में रहने की आदत नहीं थी, और इसीलिए वो तब तक सोता था या तब तक खाता था जब तक वो पूरी तरह से संतुष्ट ना हो जाए, और इसी तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय किया करता था। और ये सारी चीजें बैम को यहाँ पे जॉर्डन इसलिए बता था ताकि बैम यहाँ पे किसी ऑर्डिनरी कैनिन की तरह ही किसी वाइल्ड बीस्ट को लेकर यामा को ना सोचे। लेकिन जॉर्डन के अकॉर्डिंग यही वो चीज थी जो कि यामा को बाकी लोगों से अलग और महान भी बनाती थी, क्योंकि वो एक लोन चैंपियन था। जब प्रेजेंट में बैम जो यामा को देख रहा था, तो उसकी शक्ल को देख के उसे ऐसा ही लगता है कि सही में कोई भी कह सकता है एक झलक से ही कि इसे जो पसंद है ये वही करता है। और वहीं पे बैम काफी जेंटली उसकी छाती पे हाथ रखी उसे उठाने की कोशिश करता है धीरे धीरे, ये कहते हुए कि मुझे पता है तुम स्ट्रांग और सब कुछ, लेकिन अभी तुम्हें जगना होगा, क्योंकि तुम्हारे जितने आदमी है वो अटैक के अंदर हैं। तुम्हारा साम्राज्य कीज ये भी खतरे में पड़ चुका है। जहाँ बैम लॉर्ड यामा को बार बार उठाने की कोशिश करता है काफी आराम से, लेकिन बैम को पता था कि शायद उसे सुन ही नहीं रहा। बैम के सब कोई चार नहीं था, वो सोचता कि उसे शायद इस पे अटैक ही करना होगा। इससे पहले कि बैम उस पे अटैक कर पाता, हम देखते यामा आग बंद में ही बैम के हाथ को पकड़ लेता है, और अगले ही पल यामा को हम आगे खोलते हुए देखते जो कि बैम को कह रहा था तुम क्या सोच रहे हो करने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अपना हाथ मेरी बॉडी पे लगाया, आज तुम्हें मरने की चाह है। बैम ऐसा होते हुए देखकर शॉक हो गया था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि जाग कैसे गया, क्योंकि सभी लोग तो ये कहते हैं कि काफी डीप स्लीपर है ये। और हम देखते हैं इसे एक पंच बनाते हुए जिसने बैम के हाथ को काफी टाइटली पकड़ रखा था, लेकिन सेम टाइम पे वो खराटे भी ले रहा था। और यहाँ पे बैम नोटिस करता है कि एक्चुअल में यामा नींद के अंदर ही बोल रहा है, और चाहे उसकी आंखें खुली क्यों ना हो वो तब भी अभी भी एक तरीके से सोया हुआ ही है। और अब बैम को समझ में आ जाता है कि उसे सही में एक स्ट्रॉन्ग मेजर लेना पड़ेगा। चाहे सोच रहा था ऐसे तो चीटिंग है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी लोगों की जान खतरे में है। बैम इसीलिए अपनी शिनशू ब्लैक होल स्फीयर का यूज करता है, इसके से काफी बड़ा धमाका होता है यामा की बॉडी के ऊपर। लेकिन हम देखते हैं उसे उठते हुए अगले ही पल, जहाँ पे शायद वो अभी नींद में था, और वो गुस्से में कह रहा था तुम सही में मरने के लिए काफी उतावले हो रहे हो। बैम को ऐसे यामा को खड़े होते हुए देखकर लगता है कि शायद ये अब जाग गया, लेकिन यामा पूछता है कि खुद आ रही हो, जहाँ बैम को समझ में नहीं आता कि पहले मेरे को रिकॉग्नाइज कैसे नहीं कर रहा। लेकिन बैम को समझने में देर नहीं लगती कि शायद ये अभी भी आधी नींद में है, और इसी वजह से वो उसे पहचान नहीं पा रहा। इसीलिए हम देखते हैं बैम को दूसरी स्ट्रेटजी को सोचते हुए वहीं पे यामा कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नींद को खराब करने की, मैं तुम्हें मार दूंगा वहीं पे जहाँ तुम खड़े हो इस समय। मैं कहने के साथ ही यामा एक काफी पावरफुल पंच के साथ बैम के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे बैम ऐसी पोजीशन में था जहाँ से पता था कि उसे डॉज नहीं कर सकता। लेकिन एंड मोमेंट पे यहाँ पे क्राका अपने टेंटिकल्स की शील्ड बना के बैम को बचा लेता है, और यहाँ पे यामा कहता है किसी इंस्टेंट रुक जाओ। जहाँ बैम भी क्राका को नोटिस करता है, जहाँ पे स्लेयर क्राका एकदम एंड मोमेंट पे आ गया था इस रूम के अंदर बाहर से, और वो बैम को यहाँ से पीछे भी हटा लेता है,
जहाँ पूछता है वियोल क्या तुम ठीक हो, और उसके अगले बाद क्राक कहता है कि मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने यामा को खुद से उठाने की कोशिश की, तुम सही में लकी हो जो तुम अभी भी सांस ले रहे हो। बैम से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जहाँ क्राक उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी कन्वर्सेशन जो तुम्हारे दोस्तों के बीच में चल रही थी वो सुन ली थी। क्राक के आगे भी एक्सप्लेन करता है कहते हुए कि मैं तुम्हें कहा था पहले कि मैं तुम्हें कोई मदद नहीं करने वाला, लेकिन लगता है मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है। और जैन के सामने यामा खड़ा था, क्राक कहता है कि यहाँ से हम दोनों एक बन के फाइट करने वाले हैं। क्राक की इसी बढ़िया सी एंट्री के बाद जहाँ बैम को फाइनली हेल्प करने के लिए रेडी हो गया है, आज के एक्सप्रेशन वीडियो को यहीं पे और करते हैं, जहाँ हमने देखा कि कैसे लॉर्ड यामा जो कि एक स्लेयर है वो नींद में भी इतना खतरनाक हो सकता है किसी ने सोचा नहीं होगा। वहीं पे यामा को लेकर जहाँ में इतनी सारी चीजें देखने को मिली थी कि कैसे उसका साम्राज्य है, उसके पास बैटल डॉग्स हैं और मैड डॉग्स है जो काफी पावरफुल है। जहाँ पे करा को इसकी हेल्प चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया और इसे अब हेल्प करनी पड़ेगी यामा की। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये आता माइंड में कि भला ये फक के स्लेयर के खिलाफ फक के एल्डर ही ये सारी कंस्पिरेसी क्यों कर रहे हैं और यहाँ पे वो तख्ता पलट क्यों करना चाहते हैं, और आखिर यामा की फैमिली मैटर्स में ऐसा क्या चक्कर है, यानी उसके बड़े भाई और छोटा भाई आपस में मिलकर क्यों लड़ने वाले हैं। और यामा ने अपने लोगों से यानी कि कैन पीपल से झूठ क्यों बोला इतने लंबे समय से, जहाँ किसी को भी नहीं पता कि कैन पीपल बाहर टाउन में भी एग्जिस्ट करते हैं छुपकर, और उनका लीडर पॉल था जो कि यामा का छोटा भाई है, जो जगाने आया अपने सबसे बड़े भाई यानी कि डूम को। और अगर वो सही में जाग गया तो क्या होगा इस पूरे केज का और साथ ही बैम के और क्राका के प्लान का, यानी कि यामा की हेल्प लेकर जो वो करना चाहते थे कालावान के खिलाफ ताकि अपने मास्टर को बचा सके। तो इन सब चीजों का आंसर आपको मिलेगा नए वीडियोस में, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके टाइम के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें, अपने ओपिनियंस बताएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।